हेलो अनुज, कैसे हो? हाय मैम, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग। बस बढ़िया, गुड इवनिंग। टुडे we are having a short discussion with Anuj Gupta. All India rank 13 he achieved in NEET 2017 and All India rank 172 in AIMS. अनुज एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसकी बातें अपन को सुननी चाहिए। विथ ऑल इंडिया रैंक 13 इन नीट, उसको एमएएमसी मिल रहा था, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, विच इज एवरीबडीज ड्रीम कॉलेज। हर मेडिकल एस्पिरेंट का ड्रीम कॉलेज होता है वो गया वहां पे, उसने वहां एडमिशन लिया, उसने वहां पे ज्वाइन किया। बट एक दो दिन शायद रुका, दोस्त दोस्त भी बना लिया उसने कुछ वहां पे, बट देन ही लेफ्ट एमएएमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली छोड़ के उसने एम्स भोपाल में एडमिशन लिया। तो ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन जो अपनी दिल की सुनता है और अपने दिल के हिसाब से काम करता है। ही डज नॉट गो बाय द स्टैंडर्ड्स जो सेट कर दिए हैं सोसाइटी ने, नॉर्म्स ने, कि ठीक है मेरी जो बेस्ट रैंक के हिसाब से जो मेरे को बेस्ट कॉलेज मिल रहा है मैं वो वहां जाऊंगा। ऐसा नहीं है, उसने बहुत ही अलग ट्रेंड सेट किया। तो आज अपन अनुज गुप्ता से बातें करेंगे। वेलकम अनुज टू दिस थैंक यू मैम। सेशन विद मिसेस अग्रवाल ऑफ तृप्ति अग्रवाल क्लासेस। तो अनुज मैम आप हम एक चीज मैं हाँ, बोलना चाहूंगा बीच में कि ये सब तो ठीक है, बट वन थिंग कि अनिल सर और आपका मतलब आई हैव ऑलवेज हैड योर बैक। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब भी, और इवन अभी भी मैं कहीं पे अगर अटक जाता हूँ, इफ आई एम स्टक समवेयर या फिर कोई भी चीज में होता है, तो मेरे हिसाब से कॉन्टैक्ट में जो एसओएस लिस्ट होती है, तो मेरी एसओएस लिस्ट में सिर्फ दो ही नंबर्स हैं, एक तो आपके और एक सर के, क्योंकि मतलब आई कैन वेंट आउट एनीथिंग जो आपको बताना है। वो सो चीज नाइस शायद ऑफ यू पेरेंट्स टू के साथ से नहीं दिस, होता। सो नाइस ऑफ यू टू से दिस। और इसके अलावा कुछ और हो भी होने भी नहीं देंगे हम, ये तो ध्यान रख लेना, तो बच नहीं सकता। Okay, so Anuj, tell us now, when did you decide that you will be taking bio? मैम बेसिकली मेरी फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं, तो मेरे दादाजी, बड़े पापा, पापा, मम्मी, और इवन जो मेरा बड़ा भाई है उसने भी जीएमसी से रिसेंटली अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है, एमबीबीएस की। सो मतलब मैं केजी 1 केजी 2 से देख रहा था कि पापा, दादाजी, बड़े पापा, तो घर में माहौल ही वो डॉक्टर, जो हार्डकोर असली डॉक्टर फैमिली होती है। Hmm. तो मतलब मेरे को बेसिकली केजी 1 केजी 2 में पता ही नहीं था कि डॉक्टर्स के अलावा कोई एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन सिर्फ डॉक्टर्स से था। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब मैं बड़ा हुआ तो ठीक है, पता चला कि नहीं यार, लॉयर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और इवन मैम 10th में मेरे जो स्कूल के एग्जाम्स थे, तो उसमें मेरे मैथ्स में मतलब स्कूल में हाईएस्ट थे, मतलब दो वो बहुत इंसिग्निफिकेंट चीज है। तो जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई तू पापा के चक्कर में मत पड़, तू मैथ्स ले। तो बट मैम वो मतलब यही था कि मेरे को भोपाल में ही रहना था, बेसिकली भोपाल से बाहर नहीं जाना, और उसके लिए आई गेस कि और किसी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है। यही कारण है क्या एम्स पे बिगाड़ दिया तुमने कि दिल्ली में सिलेक्शन हो गया तो वहां जाना ही पड़ेगा? मतलब ये पहले तो नहीं सोचा था, बट बाद में यही सोचते थे कि अगर एम्स दिल्ली में हो जाता और फिर वो छोड़ते तो वो ब्लंडर कहलाता। तो अच्छा है कि मतलब नीट के बाद में ढीला पड़ गया, और जो भी मतलब वो मतलब मैं गॉड्स ब्लेसिंग ही बोलूंगा उसे कि एम्स दिल्ली में नहीं हुआ। ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है 11th-12th में? मैम बेसिकली एनसीईआरटी जो बुक है जो 11th 12th में होती है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आता है लोग कहते हैं कि वो एनसीईआरटी से ही आता है, बट देन एक फैक्ट ये भी है कि एनसीईआरटी मैथ्स और बायो वालों के लिए सेम बनी है। मतलब जो पब्लिश होती है बुक, वो जो बच्चा जेई एडवांस दे रहा है और जो बच्चा नीट दे रहा है, दोनों के लिए सेम ही है, वो उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि ये वाला पोर्शन नीट वालों के लिए है, ये जेई एडवांस के लिए। मतलब लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है जेई के और नीट के। तो कोचिंग जो होता है वो बेसिकली आपको एक डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन के साथ साथ आप डायरेक्टेड स्टडीज तो कर ही रहे हो, बट देन आपके जो फेज आते हैं 11th 12th में प्रिपरेशन के समय, आप हमेशा हाई पे नहीं रह सकते। कई टेस्ट होंगे जिसमें आप अपना लो फेस करोगे। तो कोचिंग में आपको डायरेक्टेड स्टडी, उसके साथ साथ डाउट सॉल्विंग, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके लोस से ऊपर लाए, और एट द सेम टाइम जब आप अपने हाई पे हो, जब आप अपने पीक पे हो, तो आपको उड़ने नहीं दे, मतलब यू डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंस। सही बात है, बिल्कुल ठीक बोला तुमने, बहुत अच्छा बोला। अह, अब ये क्वेश्चन बताओ कि व्हाई डिड यू चूज तृप्ति अग्रवाल क्लासेस?
मैम मतलब इसका आंसर आएगा सबको पता, मतलब भोपाल में अगर आपको कोचिंग करनी है तो फिर मेरे हिसाब से टैग के अलावा और कोई ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए दिमाग में, मतलब फॉर रीजंस विच आर नोन टू एवरीबॉडी। बट स्टिल अगर मैं बताऊं तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो में मतलब बॉटनी प्लस जूलॉजी, तो आपको अगर बेस्ट फैकल्टी चाहिए, मतलब आई गेस कि भोपाल के जो लोग हैं दे हैव अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि अगर आप 11th 12th में बायो ले रहे हो स्ट्रीम, तो आपको सब चीज अंडर वन रूफ यू आर गेटिंग। आपको फिजिक्स चाहिए, यूजुअली जो बायो लेते हैं बच्चे 11th 12th में उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा सा एक जिंक्स रहता है कि वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। बट देन अगेन अगर आप टैक में जा रहे हो तो जो आपके नोट्स हैं और नोट्स के साथ साथ जो उधर के टीचर्स का मोटिवेशन है, जो डायरेक्शन है, अगर आप उसका फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी को आप एक साइड में रख दो, एनसीईआरटी आपको छूने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके नोट्स और जो वो बोल रहे हैं उतना करना है, और बायो में एनसीईआरटी प्लस जो टीचर्स बोल रहे हैं उतना, तो मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चलो बढ़िया, मतलब आज भी खुश हो अपने डिसीजन से, ये नहीं सोच रहे, माथा नहीं पीट रहे कि तू वहां चला गया। हाँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, माथा पीटने की तो बात ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी व्हाट वाज योर ड्रीम, क्या एम लेके चले थे दिमाग में जब बिगिन की थी ये जर्नी? मैम बेसिकली हर बच्चा अपने पापा जैसा बनना चाहता है, मतलब एवरीबॉडी हैज अ ड्रीम कि मैं अपने पापा जैसा बनूं। तो मैंने भी केजी 1 से वही, मतलब जब से स्कूलिंग शुरू हुई है मेरी, प्री स्कूलिंग स्कूलिंग, कि पापा है मेरे को उनके जैसे ही बनना है, ही इज माई रोल मॉडल। तो 11 12 की जो भी जर्नी थी, ऑल्दो 11 12 जो होता है वो प्री मेड होता है, तो मतलब एमबीबीएस के पहले का, बट स्टिल आप एमबीबीएस करोगे तो आपका अप्रोच बनेगा, देन आप आगे करते हो। तो 11 12 जो होता है वो एक फाउंडेशन होता है, आपका जो माइंडसेट होता है वो मोस्टली 11 12 में ही डेवलप होता है। मेरा पूछने का मतलब ये है कि तुमने क्या एम किया था, कि जस्ट सिलेक्शन हो जाए एमबीबीएस में, या गवर्नमेंट कॉलेज मिले, या प्राइवेट भी मिलेगा तो चलेगा, या मेरी बहुत अच्छी रैंक आएगी, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। मैम मेरा एक अप्रोच है कि मतलब आप जो भी करो या तो उसमें टॉप पे रहो या वो मत करो, मतलब इट्स बेटर टू नॉट डू अ थिंग देन टू बी अ मीडियोकर। वेरी गुड। You gave in, you put in your best during this यस journey, and that's why you hoped for the best. यस मैम। तुम्हारी स्टडी मेथोडोलॉजी क्या रही इस बीच? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या तुम्हारा स्टडी पैटर्न था? शॉर्ट नोट्स बनाते थे? क्या करते थे? मैम तो बेसिकली मैं थोड़ा लेजी टाइप का बंदा था, तो मतलब जैसे जो कोचिंग में तो क्योंकि बैठाते हैं तो कोचिंग में तो नोट्स बनाने पड़ते हैं अच्छे से, बट देन घर पे अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए, और मेरे को कभी जरूरत भी नहीं पड़ी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो कोचिंग के नोट्स थे वो काफी कंसाइज थे और एट द सेम टाइम काफी डायरेक्टेड थे, मतलब कवरेज भी उनमें बहुत ब्रॉड था। तो एनसीईआरटी तो कवर हो ही रही थी, प्लस जो एनसीईआरटी के बाहर के माइन्यूट डिटेल्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं उसमें वो भी पूरा कवर्ड था। और इसके अलावा मैम सोने वाला, मतलब मेरे से ऐसा जो होता है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे सोते थे, तो इसमें रहता है मैम कि आप जितने घंटे सोना है सो जाओ, आपके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप अगर स्कूल रेगुलर गोइंग हो तो आप स्कूल जाते हो 7 घंटा, आपने 24 में से 7 घंटा काट लिया तो आपके पास 17 आवर्स है। 17 आवर्स में से अगर आप रोज 8 घंटा भी सो रहे हो तो भी आपके पास 9 आवर्स बचे हैं। अगर मैं कहता हूँ आपकी 9 आवर्स में से 5 आवर्स की कोचिंग है तो भी आपके पास 4 आवर्स बचे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल में और कोचिंग में कुछ नहीं कर रहे हो, आपका कुछ तो इनपुट है उधर पे। तो उसके बाद अगर आप घर पे उस दिन जिस दिन आप स्कूल भी जा रहे हो कोचिंग भी जा रहे हो, अगर आप घर पे 3 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडी इज मोर देन एनफ, और जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हो देन यू कैन स्ट्रेच योर लिमिट्स टू अराउंड 6 आवर्स 8 आवर्स अलोंग विद कोचिंग। वेरी गुड, ये तुम्हारा पैटर्न रहा, यू फॉलोड दिस। मैम मतलब नींद, आई आई बिलीव कि स्लीप इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर गेटिंग अ गुड रैंक। आपको रोज के 8 8 घंटे सोना ही है। फ्रेशनेस के लिए, ताकि yes, ब्रेन बेटर वर्क बाकी करे। आप जो बाकी आपकी एक्टिविटीज हैं, आपका जो स्क्रीन टाइम है, आप जो लैपटॉप पे अपना यूट्यूब चला रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स अमेजॉन कुछ भी चला रहे हो, आप उसको कम करो ना, आप नींद से काय को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। राइट राइट, बिल्कुल बहुत सही बात बोली तुमने। रिविजन का क्या था तुम्हारा पैटर्न? हाउ डिड यू रिवाइज? मैम रिवीजन के लिए बेसिकली जैसे कोई भी टॉपिक होता है तो जब आपका वो टॉपिक कोचिंग में हो जाता है उसके बाद आपको घर आके नोट्स तो आपने कोचिंग में बना लिए हैं, तो आपको घर आके उस टॉपिक को पहले नोट्स नहीं पढ़ना, पहले आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस करना है। सो दैट विल गिव यू टू बेनिफिट्स। पहला तो ये कि आपको ये समझ आएगा कि आपने कोचिंग में कितना अटेंशन से टॉपिक किया अटेंड, आपको वेरी कितना वो रिटेंटिविटी कितना है। और दूसरा कि आप जब उसके न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपकी जो सुपरफिशियल मेमोरी है
वो आपकी डीप मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आ गया सॉल्व करते समय, तो आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा कि यार ये वाला टॉपिक मैंने किया था, इसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था, उसमें आंसर वो दिया था पर मेरा गलत आ रहा था। तो अगर आपको मेथड नहीं तो आपको आंसर तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, और वेरी आंसर गुड। के थ्रू आप मेथड पे भी हमेशा एम्फेसाइज करोगे। तो पहले कोचिंग में नोट्स, देन आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करो, और जिस टॉपिक में डाउट है उसके नोट्स पढ़ो। वेरी गुड। एग्जाम गिविंग की क्या स्ट्रेटेजी थी तुम्हारी? जब पेपर्स देते थे, इन हाउस पेपर्स देते थे, बीच बीच में पूरे फुल टेस्ट होते थे, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी थी तुम्हारी कुछ? मैम एग्जाम गिविंग में जैसे 3 आवर्स का टाइम होता है, तो अगर आप अपनी कोचिंग में या फिर घर पे कोई पेपर अटेंड कर रहे हो, तो आई बिलीव कि आपको उसकी जो टाइम लिमिट है वो 2 hours 40 minutes रखनी चाहिए। क्योंकि आप जब नीट देने जाओगे तो आपके 20 मिनट बहुत आराम से, वो जो आंसर शीट में साइन करना होता है अटेंडेंस शीट में, और आपके जो वेरिफिकेशन होते हैं उसमें 20 मिनट बहुत आराम से जाते हैं। तो आप घर पे कर रहे हो तो आपको अपना जो अपर लिमिट है पेपर अटेम्प्टिंग का वो 2 hours 40 minutes रखना चाहिए। और उसमें फिर जैसे कई लोग, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको फिजिक्स पहले करना है, केमिस्ट्री पहले करना है, बायो पहले करना है। और जैसे पेपर दिया तुमने, उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए, कुछ हो गए जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसी गलतियां कर दी, तो फिर क्या करते थे? मैम अगर सिली मिस्टेक्स इन पेपर्स में हो रही हैं जो आपके लिए मैटर नहीं करते, मैटर एज एन आपका कॉलेज इमीडिएटली डिटरमाइन नहीं कर रहे, जैसे कोचिंग के हैं या फिर आप कहीं के भी घर पे दे रहे हो, तो उसमें आपको ट्रांजिएंट तो बुरा लगता है कि यार मेरी रैंक पीछे हो जाएगी कोचिंग में, बट देन आप उसको ऐसे सोचो कि यार अगर मैंने 2 into 3 को कहीं पे 4 लिख दिया, हीट ऑफ द मोमेंट के कारण या कुछ भी रीजन हो, तो मैं वो गलती जिंदगी में फिर तो कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये गलती रोड पे कर दी, इसलिए वो गलती मेरे नीट के पेपर में नहीं होगी। तो बॉस मेरा एक सिली मिस्टेक तो छूट गया, मतलब आई एम सेफ ऑफ दिस मिस्टेक। राइट। मतलब सिली मिस्टेक जो भी कर रहे हैं उसको अपन ध्यान से आइडेंटिफाई करें यस और उसको यस मैम। दिमाग में बिठा लें, तो फिर आगे वो गलती दोबारा नहीं होगी, तो यस उससे मैम, परेशान होगी। सिली मिस्टेक मैम तब तक मिस्टेक नहीं है, वो सिर्फ सिली है जब तक आप उसको कभी वापस रिपीट नहीं कर रहे। अगर आप उसे दूसरी बार रिपीट कर रहे हो तो वो सिली नहीं कहलाएगी, वो मिस्टेक कहलाएगी। फिर वो मिस्टेक हो गई। राइट, यस मैम। करेक्ट। तुमसे किस टाइप की गलतियां होती थी पेपर करते हुए? मैम मेरा एक जो था शॉर्टकमिंग वो ये थी कि मेरा कंसंट्रेशन बहुत वीक था। मतलब जैसे अगर मेरे आगे पीछे कोई बैठा है और मैं अपना फिजिक्स या केमिस्ट्री का सिलेक्शन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और कोई बंदा आवाज कर रहा है, जैसे पेन घुमा रहा है या पेन हिला रहा है या फिर टेबल बजा रहा है, तो मेरे को बहुत इरिटेशन होता था। तो उसके लिए आपके पास, मतलब मेरा तो यही सोल्यूशन था कि मैं जितना लोगों से घिर के पेपर दे सकूं, मतलब जैसे जो पेपर मुझे घर पे भी देना है वो पेपर भी मैं 10 लोगों के बीच में दूंगा, और वो 10 लोग बहुत ही रैंडम एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो मेरा कंसंट्रेशन उसी से सुधर सकता है। मतलब देयर इज नो पॉइंट इन नोइंग अ थिंग जब तक आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाओ। नहीं कर पाओगे पेपर में, उस चीज को प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वैसी कंडीशंस ही क्रिएट करके पेपर देते थे हर यस बार। मैम, आप जिस चीज से डरते हो, जो चीज आपको लगती है कि आपको पेपर में डरा सकती है, आप 100 पेपर उसी को देके करो, कुछ मत करो, एग्जैक्ट। क्योंकि आपने जितना पढ़ा है जब तक आप अपने डर को नहीं खत्म करोगे तब तक वो आपका पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं, आप पेपर में जब तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हो अनुज। अब ये बताओ कि तुम्हें इस दौरान कभी भी स्ट्रेस हुआ, डीमोटिवेटेड फील हुए, डिप्रेशन लगा 11th एंड 12th की प्रिपरेशन जर्नी दौरान? मैम ये 2 साल की जर्नी एक्चुअली बहुत लंबी होती है, तो मैंने जो शुरू में कहा था कि उसमें आपको पढ़ाने वाले तो बहुत लोग होते हैं, पर पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई आपको मोटिवेटेड रखे, और एट द सेम टाइम आपको जब भी सेल्फ क्वेश्चंस में डाउट आना सबको आता है, पर सेल्फ डाउट को जिस बंदे ने खत्म कर दिया वो बंदे की रैंक आएगी, ये पक्की बात है। तो उसमें जैसे कोई टेस्ट होता था कोचिंग का, या फिर बाहर कोई होता था, या फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स 11th 12th में ओलंपियाड्स होते हैं, तो उनमें जैसे अगर आपकी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है तो 11th 12th में बहुत लगता है कि यार मेरी रैंक पीछे आई या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इन एग्जाम्स में। तो उस समय आपको एकदम से आप डिप करते हो, जैसे आपकी प्रिपरेशन मैक्सिमा से मिनिमम पे जाती है, जैसे फिजिक्स में कहते हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई बंदा है जो आपको एलिवेट कर सके और आपको बता सके कि भाई ये एक एग्जाम था, ऐसे 100 एग्जाम और है, तो तू उन 100 एग्जाम को उस एक के चक्कर में खराब मत कर। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई गेस कोचिंग में मतलब मेरे को हमेशा वो सपोर्ट मिला है, तो आई एम वेरी लकी टू हैव दैट। चलिए, बहुत अच्छी बात तुमने बताई कि ये से डिप्स तो हर किसी को आते हैं। यस मैम। डिप्रेशन हर किसी को फील होगा, लो हर कोई फील करेगा, बट एट दैट टाइम दे शुड कॉन्टैक्ट समबडी जिसमें वो कन्फाइड कर सके, यस जिससे वो मैम, बात क्योंकि कर सके और जो उनका मूड अपलिफ्ट कर सके। जो भी बंदा प्रिपेयर कर रहा है, हर बंदे का टारगेट यही है कि उसको अपना बेस्ट देना है, तो अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो सामने वाला भी दे रहा है, तो हमेशा आप फर्स्ट जाओगे ये जरूरी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है।
तो आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी है और वो चीज आपको कोई बताने वाला होना चाहिए। राइट राइट। अपना मूड, एक तो तुम टीचर्स से बात कर लेते थे यस तो मैम। तुम्हारा मूड ठीक हो जाता था, और क्या करते थे अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए, वापस अपबीट होने के लिए क्या करते थे? मैम जैसे मेरा बड़ा भाई था, वो तब उसके एमबीबीएस में सेकेंड थर्ड ईयर में था। तो हम्म, जैसे जब मेरा मूड ज्यादा ही डाउन है तो फिर या तो उसके साथ कहीं तफरी मारने निकल जाओ, जैसे भोपाल में अपन लोग कहते हैं कि तफरी हम्म, मारने निकल गए, गेड़ी मारने निकल गए। या फिर हम्म, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर जो स्कूल के जो दोस्त थे, तो बेसिकली मेरे स्कूल में जो दोस्त थे वो सारे मैथ्स टीम वाले ही थे, बायो वाले कम थे। तो हम्म, अब क्योंकि उनकी स्ट्रीम अलग थी, तो वो जो एक कंपटीशन वाली फीलिंग आ जाती है, नेचुरल होती है अगर आप सेम स्ट्रीम के होते हो। तो हम्म, क्योंकि हम लोग की स्ट्रीम सबकी अलग थी, तो मतलब मेरी उनसे अलग थी मैथ्स वालों से, तो इसलिए हम लोग की बात होती थी तो उसमें कभी वो कॉम्पिटिशन वाली बात नहीं आती थी। तो हम लोग एक दूसरे से वेंट आउट कर जाते थे, जो भी मतलब हम लोग को लगता था कि यार ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, तो उससे कोई चीज मन में नहीं रहती थी। फिर तो तुम घूमते, एक चीज तुम मिस कर गए जो मुझे मालूम है, खाना पीना। हाँ हाँ, ये चीज जरूर है कि मेरा वेट जो जब मैंने 11th शुरू किया था, तो मेरा वेट अराउंड 70 होगा। मतलब हेल्दी तो मैं हमेशा से ही था, खाते पीते घर का हूँ। और उसके बाद जब 12th खत्म हुआ था, तो सेंचुरी हिट की थी मैंने। मतलब क्रिकेटर में अच्छा हूँ, बैट्समैन हूँ, तो सेंचुरी मैंने हिट की थी। और जब ये क्रिकेट वाली बात तुमने करी दी है तो ये बताओ कि इस दौरान क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़े तुम्हें? पढ़ाई मैम, करने के लिए तो पढ़ाई में टाइम दे सको, व्हाट ऑल डिड यू हैव टू सैक्रिफाइस? मैम आई गेस सैक्रिफाइस तो कुछ नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक आप कोई काम खुद के लिए कर रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, तब तक उसे सैक्रिफाइस कहना गलत है, क्योंकि बेसिकली वो जिंदगी में आप ही के काम आ रहा है, वो किसी और के काम नहीं आ रहा। तो मतलब आई पुट समथिंग जो एक इन्वेस्टमेंट था, आई वुड से। और उसमें मैम यही था कि मतलब जैसे 10th तक मैं क्रिकेट खेलने के लिए, जैसे सामने कॉलोनी में कोई बुला लेता था जो बाकी कॉलेज वाले हैं, तो उनके साथ क्रिकेट खेल लिया, या फिर कभी घूमने चले गए, तो वो थोड़ा सा कम कर देता, क्योंकि प्रायोरिटी मैंने अपनी नींद को दी थी। मतलब मैं रोज 8.5 9 घंटे सोता था। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है तुमने कि हमें पता होना चाहिए कि अगर है कुछ टाइम हमारे पास तो उसे कहाँ लगाना है, तो तुमने वो यस टाइम मैम। सोने में लगाया, दैट उठोगे तो फ्रेश फील करोगे और बेटर तरीके से पढ़ाई कर यस मैम। सकोगे। यस मैम, मतलब वो 100 ये मर्ज की एक ही दवा है कि आपको अच्छे से सोना है। सही बात है। इस दौरान these 2 years of 11th and 12th मेनली तुम कैसे रहते थे? कॉन्फिडेंट रहते थे, काम कंपोज, या स्ट्रेस्ड रहते थे, बर्डनड आउट, टेंस? मैम ये बहुत ही रिलेटिव चीज है। मतलब जैसे मैं अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखूं, मैं जिस दिन आईना देखता था, मुझे लगता था यार मेरा वेट भी पुट ऑन हो रहा है, रिजल्ट भी मेरे को ऐसा तो नहीं है कि मेरे को आज ही कॉलेज मिल रहा है, मेरे को 2 साल मेहनत करनी है। तो मेरे को लगता था यार कि आर दीज एफर्ट्स वर्थ। बट देन उसके बाद आप स्कूल जाओ और कोचिंग जाओ और आप बाकी बच्चों को देखो, आप कहो कि भाई ये एक ओशन है, मतलब इसमें आप अकेले नहीं हो। तो फिर आपको लगता है कि यार मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें स्कोप है आगे बढ़ने का, क्योंकि आप दूसरों को देख के ही आगे बढ़ोगे। कभी अगर खुद में आप कंटेंट हो रहे हो, इसका मतलब आपने कंपटीशन देखा ही नहीं है। वेरी गुड, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट कॉम्पिटिशन, दैट यस मैम। आपको हर मीन। चीज रिलेटिव आता है, ठीक है, मैं अगर देख रहा हूँ कि मेरा अप है डाउन है, या फिर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जिस दिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट था उस दिन मैं दिल्ली या फिर कोटा के किसी बच्चे को देख लेता था, तो मैं उसी दिन डिप्रेस्ड हो जाता था। बट देन वो पॉजिटिव डिप्रेशन था, मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन था। और जिस दिन मुझे लगता था यार कि मेरे को आता क्या है, मेरे से कोई सवाल नहीं बन रहा, उस दिन मैं अपनी रैंक्स देख लेता था कि भोपाल में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता था यार भोपाल में तो मैं हूँ, बाकी का पता नहीं। मतलब फील गुड फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने यस आप को एक मैम। अच्छा फील कराना बहुत जरूरी है, और कभी यस कभी मैम, अपने को धरती पे भी लाना बहुत जरूरी है, बहुत और अपन। जरूरी है। वेरी मैम गुड ये वेरी विशियस साइकिल होता है, अगर आप अगर खुद से डिजेक्टेड फील करने लगते हो, तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक। एक बार आपने अपने आप को मान लिया कि आपको कुछ नहीं आता, तो आप भले ही कोई भी बुक के सवाल सॉल्व कर लो, आईआईटी एडवांस के कर लो, बट देन आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, और वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो हाउ शुड दे ओवरकम दैट फीलिंग? कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब तो आई शुड गिव अप, अब ना हो पाएगा, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? मैम जिससे अब ना हो पाएगा उससे कभी ना हो पाएगा। मतलब अगर आप लोग, आपका भी गोल्डन पीरियड है 11th 12th वाला, आप लोगों को लग रहा है कि आपका भी लो फेज चल रहा है, तो कोचिंग में हर बंदे के नीचे कोई तो होता है। और जो बंदा लास्ट में आता है, आप दूसरी कोचिंग्स को देख लोगे तो उस बंदे के नीचे भी कोई है। मतलब एट दी बॉटम तो कोई भी नहीं है, और ऊपर जाने का रास्ता सबको पता है। तो जब आपको रास्ता पता है, जब आपके पास मटेरियल है, जब आप भोपाल की बेस्ट कोचिंग में जा रहे हो, आपके पास टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, मेंटर्स हैं,
तो फिर आपको रोक क्या रहा है? मतलब आपको 2 साल खुद में इन्वेस्ट करने हैं, आप 2 साल खुद में इन्वेस्ट कर दोगे, उसके बाद आगे तो मेरे को लगता है कि मजे हैं। मतलब मेडिकल में एक बार आप एमबीबीएस में आ गए, फिर आप कभी ये वो नहीं करोगे कंप्लेंट कि यार मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है। तो 2 साल आपको अपने एफर्ट्स पुट इन करने हैं, आपको जैसे आपकी फैकल्टी बता रही है बस वैसा ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। मेडिकल में एक बहुत दिमाग अच्छी चीज होती है कि अपना दिमाग चलाना ही नहीं है भाई, अपना दिमाग सिर्फ पेपर सॉल्व करते समय चलाना है, बाकी जो मेरे को किसी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। वेरी गुड, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसकी बात मानते चलो जी एंड माँ। कीप पुटिंग इन योर बेस्ट। हारने वाली फीलिंग लानी ही नहीं है अंदर, जी माँ। करते जाना है, बस परफॉर्म करते जाना है, पढ़ाई करते जानी है, ज्यादा जी सोचना नहीं है मेरे मैम, ख्याल जैसे से। लोग कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि ट्रस्ट इज द बेस ऑफ एवरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। तो हम्म, बेसिकली रिलेशनशिप जो आपकी 11th 12th में होनी चाहिए वो सिर्फ आपकी मेंटर्स से होनी चाहिए, और उसके लिए अगेन फिर वही है कि आप ट्रस्ट करो उन पे, वो ट्रस्ट करें आप पे। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तुम बताओ कि तुमने इस दौरान और किस टाइप के प्रेशर्स फील किए? कोई पीयर प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर, सोसाइटी का कि ऐसे परफॉर्म कर, एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना लोगों की, टीचर्स की हो जाती हैं, अपने रिलेटिव्स की हो जाती हैं, ऐसे कुछ प्रेशर्स फेस किए क्या? मैम प्रेशर बस मेरे को एक ये था कि ठीक है तुम इनके बेटे हो तो तुमको उनके जितना परफॉर्म करना है, और वो आई गेस सबके साथ होता है कि तुमको अपने पापा जैसा परफॉर्म करना है लाइफ में। तो वो चीज थी, बट देन अगेन यही था कि मतलब आप ये एनालाइज करो कि जो बंदा वो बोल रहा है वो बोलने के लायक है कि नहीं है, और अगर वो बोलने के लायक है वो चीज, तो मतलब 11th 12th में तो यार एक बच्चा बहुत छोटा होता है, तो मतलब उस बच्चे को तो, छोटा बच्चा 100 गलतियां करे तो वो भी माफ होती है, बट वो ये कि वो मासूमियत वाली गलतियां होनी चाहिए। सही बात है। तो मतलब लोगों का काम तो है प्रेशर देना, दे विल से यस। व्हाटएवर दे थिंक इज करेक्ट, यस हमें मैम। एनालाइज करना है कि हमें कितना प्रेशर लेना है, यस मैम। बस। है ना, यही कहना चाह रहे हो कि यस हमें यस प्रेशर मैम। लेना ही नहीं है ज्यादा? आपको आपको कोई भी चीज है, प्रेशर लेने का काम आपको करना ही नहीं है, आपको तो बस प्रिपेयर करना है। प्रेशर लेके करोगे क्या? अपना मार्क्स बढ़ेंगे ना, फील गुड होगा, तो मतलब क्या? अपना, तुम्हारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या थे इस दौरान? व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ कि हाँ ये तो बिल्कुल, इस चीज में तो कोई हरा ही नहीं सकता मेरे को, मैं बहुत पक्का हूँ इसमें? मैम आयरॉनिकली मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो फिजिक्स में एक चैप्टर होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो उसकी कहानी आपको पता है। तो वो 11 में जब बच्चा घुसता है तो घुसते से ही उसको बोला जाता है कि मतलब स्कूल में भी और इवन कोचिंग में भी कई जगह उस चैप्टर पे फोकस करते हैं, जैसे कई जगह नहीं करते, पर अनिल सर जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, तो उनने तो उस चैप्टर को आई गेस 2.5 महीने पढ़ाया था। और 2.5 महीने में मेरे को पता नहीं क्या एक दिन खुजली हुई, मैंने बोल दिया सर से क्लास में सबके सामने कि सर इस टॉपिक में आपने थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया। तो वो हमारे समय नीट में आया था, तो मेरा फिजिक्स में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था और वो वही वाला क्वेश्चन गलत था, तो अब पता नहीं, मतलब इसको आप सर्कल ऑफ लाइफ को कुछ भी कहो। हम्म, तो मैं तुम्हारी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ की बात ज्यादा पूछ रही हूँ रादर देन द सब्जेक्ट मैटर। मैम पर्सनालिटी में मतलब यही है कि आपको किसी भी चीज से एक तो डिजेक्टेड नहीं होना, क्योंकि बहुत शॉर्टकमिंग आप में दिखेंगी, आपको खुद को भी देखेंगे और लोग भी बताएंगे, बट देन आप उनको बहुत मतलब बहुत आसानी से आप खत्म भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि यार मेरा फिजिक्स में वाला पोर्शन वीक है, तो दो तरह के अप्रोच होते हैं, या फिर मैं फिजिक्स एक टॉपिक बता, एक सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आप किसी में भी ले लो, बहुत ब्रॉड है, तो आप उसमें या तो दो है, या तो आप 10 लोगों को बता दो कि यार मेरे को इसमें तो डर लगता है, फिर उसके बाद आपको दुनिया का सबसे अच्छा टीचर आइंस्टीन खुद आके भी फिजिक्स पढ़ा देगा या न्यूटन, आपको कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने 10 लोगों को बता चुका है कि बॉस ये चीज मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। या दूसरा हाँ, है कि मेरे को 10 टॉपिक्स में मेरे को वीकनेस है, पर मैं वन एट अ टाइम करके उन 10 को एलिमिनेट करूं, मैं 10 में क्वेश्चंस लगाऊं, नोट्स पढ़ूं, कोचिंग वालों से बात करूं, मेरे 10 सही हो जाएंगे। और मतलब कोई ऐसा प्लस, आपको किसी भी चीज को दिल पे नहीं लगाना। किसी टेस्ट में आपकी रैंक 1 नहीं आई, ठीक है अगले में आ जाएगी, अगर आपकी 2 3 में लगातार 1 नहीं आ रही, इसका मतलब है जो दूसरा बंदा 1 आ रहा है, मेहनत तो आप भी बहुत कर रहे हो, इसलिए तो आप सेकंड आए हो, वरना आप सेकंड क्यों आते? हम्म, हम्म, आप सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, या फिर आपके 300 भी आ रहे हैं 720 में से, भाई सो हम्म, 300 आपको कोई फ्री में तो दे नहीं रहा, आपने पढ़ाई की है इसलिए तो आपके 300 आ रहे हैं, करेक्ट, हाँ। और जिसके 500 आ रहे हैं उसने भी पढ़ाई की है, तो आपको हम्म, बस ये समझना है कि भाई मेरे जैसे 300 आए वैसे मेरे 500 भी आ सकते हैं, आएंगे, आपको कहाँ दिल क्या पे कुछ नहीं गलती कर रहे लगाना। हैं वो देखना है, वो आइडेंटिफाई यस करना मैम। है कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, उस पर इम्प्रूव करना है। यस तुम मैम। फिजिक्स फिजिक्स की बहुत बात कर रहे हो, कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे फिजिक्स में? मैम फिजिक्स में 175 थे, एक सवाल गलत हुआ था और वो धोखा दे दिया था। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया नंबर है तुम्हारे।
तुमने कब रियलाइज किया कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है दैट यू कैन गेट सच अ वंडरफुल रैंक? मैम बेसिकली 9-10 में तो जैसे मैं कैंपियन का पढ़ा हूँ, तो कैंपियन में तो हर बच्चा 9-10 में मेरे हिसाब से गुंडागर्दी करता है और कुछ नहीं करता, मतलब उसको सिखाया भी जाता है। तो उसके बाद 11 में जब मैं 10th में एक एनटीएससी एग्जाम होता है, तो उसका एनटीएससी का मेरा स्टेज 1 निकला था, बट देन वो बहुत लोगों का निकलता है। तो उसके बाद स्टेज 2 जब हुआ था तब 11 शुरू हो गई थी, तो तब मैं जब फिफ्थ ईयर वाला क्लासेस आने लगा था, तो अनिल सर ने और आपने मेरे को चेंबर में बुलाया था, मुझे याद है, और कहा था कि भाई तू अभी अगले 1 महीने सिर्फ एनटीएससी पे फोकस कर, क्योंकि एक बार तेरा एनटीएससी निकल जाएगा तो बेसिकली तेरा खुद का मोरल बूस्टअप हो जाएगा। और उसके बाद एनटीएससी हो गया था, फिर उसके बाद मेरे को याद है कि फिजिक्स की क्लास चल रही थी अनिल सर की, मतलब मैं मैम फिजिक्स की बात इसलिए ज्यादा करता हूँ क्योंकि मेरा और सर का एक अलग थोड़ा सा बॉन्ड है, मतलब वो फिजिक्स एक सब्जेक्ट से ज्यादा है वो, तो इसलिए हम लोग, मतलब फिजिक्स की चल रही थी, तो उसमें मैं जानबूझ के सर को परेशान करता था। तो मैंने एक सवाल पूछा था उनसे, बट देन उनने बोला था कि इसका जवाब मैं आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। तो और उनने उसके बाद अगले दिन मेरे को अकेले में बोला था कि ऐसे फालतू के सवाल ना कभी नीट में आएंगे और इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। बट उनने एट द सेम टाइम ये भी बोला था कि अगर तू इस दिमाग को एक डायरेक्टेड अप्रोच में लगा सकता है कहीं पे, तो तेरे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो बेसिकली वही था कि उनने मेरे को बताया था, भाई ये दुनिया भर की बातें सोचना बंद कर, एक अपना स्ट्रेट अप्रोच रख, और जब तू स्ट्रेट लाइन ऑफ विजन में देखेगा तो तेरा आ सकता है रिजल्ट। तो वो कोचिंग में आपने और सर नहीं बताया था, तो उस दिन समझ आया था। मतलब ये चीज है कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या दिमाग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनको भी इस समय ये ध्यान रखना है दैट दे शुड हैव एन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। यस मैम, अपना जो एग्जैक्टली। बाकी डेप्थ में जो भी तुम्हारे फिनोमिना आ रहे हैं दिमाग में, डीप थिंकिंग करना है, वो बाद में कर लो, अभी तो एग्जाम पे फोकस करो, बस उतनी अप्रोच रखनी चाहिए। यस मैम, यस मैम, क्योंकि आपको सोच के कुछ मिलना नहीं है, आपको ना कोई पैसे दे रहा है ना रिकग्निशन मिल रहा है, तो आप उतना सोच के करोगे क्या, दिमाग ही खपा रहे हो अपना। मैंने जितना भी तुम्हें जाना इस दौरान अनुज, तो आई फाउंड यू एज अ लिटिल बिट मोर देन कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। तो यस मैम। उसने तुम्हें मदद की या नहीं की? तुम्हारे उस एटीट्यूड ने, ओवर कॉन्फिडेंस वाले एटीट्यूड ने, डिड इट हेल्प यू? मैम ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब मैं थोड़ा तो था, मुझे भी लगता है मैं हवा में उड़ता था, बट देन मैम उसमें मेरे को अपनी शॉर्टकमिंग्स भी दिख गई थोड़ी, और बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि ठीक है, ओवरऑल मेरे को फायदा किया। मतलब ये ऐसे कि जैसे 11th-12th में मेरा एग्जाम्स होते थे कई, तो वो एग्जाम्स जब निकलते गए तो मुझे लगने लगा कि नहीं यार, भोपाल में तो अपना ही नाम है। फिर उसके बाद बट ये होता है कि आपका एक फेज सबका आता है वो, और वो फेज यूजुअली सबका आता है जब वो 11 मतलब 12th के एंड में होता है, जब आपके बोर्ड शुरू होने वाले होते हैं उसके पहले। जब सबको लगने लगता है कि यार 2 साल मेरे खत्म भी हो गए, मेरे को पता भी नहीं है मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, और एग्जाम्स भी मुझे पता नहीं है मैं क्या करूंगा, ना बोर्ड्स में ना फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो उस समय और उसी समय हम लोग का एक केवीपीवाई एग्जाम होता था, तो वो भी मतलब देता तो हर बायो वाला और देना भी चाहिए। उसका रिजल्ट आया था, तो उसमें मेरी रैंक जो थी वो 3rd या 4th थी सिटी में। तो जो मेरे से ऊपर थे, उस दिन मेरे को थोड़ा सा लगा था, क्योंकि वो सब लोग बोलते ही है ना, जब आपकी रैंक नीचे हो जाती है तो फिर ऐसा हर कोई थोड़ा तो आपको बोलता ही है, और वो बोलना भी चाहिए उनको, तो मतलब वो गुडविल में आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हो क्या गया, बट आपको हमेशा वो हिट करेगी आपकी ईगो पे। तो उस समय मैं मतलब फिर उसके बाद 15-20 दिन में थोड़ा सा ऐसे आइसोलेशन में चला गया था कि ठीक है, अब जहां भी मेरी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसमें आपको मतलब वो आपको दूर करनी है। तो उस समय मेरे को लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं था ओवर कॉन्फिडेंट, तो इसलिए जब ईगो हर्ट हुआ, शार्टर हुआ, तो उसके बाद मैंने अपने आप को फिर से रिबिल्ड किया, जो मेरे कंसेप्ट कहीं पे थोड़े कम थे जो भी था। तो मेरे हिसाब से वो चीज नीट में दिखी, बट देन अगेन मैं एम्स के समय ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और ठीक है, फिर एम्स की रैंक ने वो चीज बता दी कि हाँ भाई वो हवा में था। नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता है अनुज कि थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस तो जरूरी भी है। हर समय स्ट्रेस्ड रहो, डिप्रेस्ड रहो, खुद को ऐसा टैग कर लो बस बिल्कुल कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, तो वो चीज तो और ज्यादा नुकसानदायक है। मैम बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस इज नेसेसरी। यू शुड हैव अ यस मैम। सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, ओवर मैम कॉन्फिडेंस ऑल्सो। एक्चुअली 11th-12th जो होती है वो करेज होती है, तो उसमें दिक्कत क्या होती है, कोई भी बच्चा ये नहीं समझ पाता कि बैलेंस होना क्या चाहिए। तो या तो कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है या फिर कोई डिप्रेस्ड हो जाता है, मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 11th-12th में बैलेंस रहते हैं। और जो लोग टॉप 1 मतलब टॉप 10 में आते हैं, या फिर जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती है, ये वही लोग होते हैं जो बैलेंस रहते हैं। मतलब मैंने जितना बात की है लोगों से और जितना मुझे समझ आया है। इस दौरान रिक्रिएशन के लिए, फिटनेस के लिए कुछ कर पाए क्या? मैम फिटनेस तो बस यही था कि अच्छा खाना खाओ, उससे मेंटल फिटनेस तो हो रही थी, फिजिकल थोड़ी सी जरूर डिस्टर्ब हो गई थी।
और मैम मतलब वही था कि मैंने क्योंकि नींद को प्रायोरिटाइज कर रखा था, तो मैं वही मतलब मेरे को फिटनेस से अच्छा मैं आधे घंटे, फिटनेस से अच्छा मैं 8.5-9 घंटे सो जाऊं। बट थोड़ा करना चाहिए, मतलब मैं हर किसी से कहूंगा मैंने गलत काम किया, बट देन हर किसी को कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, मतलब आप 8 घंटे से ज्यादा जो भी सोगे वो भी यूजलेस है, और 7 घंटे से कम जो भी सोगे वो भी यूजलेस है। आपकी जो रेंज है वो 7 to 8 आवर्स है। और इसके ऊपर आपके पास अगर टाइम मिल रहा है, जैसे आप ब्रेक्स ले रहे हो, क्या करते हो कि आप 1 घंटे या 1.5 घंटे की आपने सिटिंग मारी, उसके बाद जब आप ब्रेक ले रहे हो तो आप यूट्यूब मत खोलो, क्योंकि यूट्यूब पे आप क्या देखोगे, आपको जो भी चीज देखोगे वो लो ही फील कराएगी कि यार इस बंदे की लाइफ इतनी हैपनिंग है, या फिर इंस्टा या फेसबुक कुछ भी। इन सब चीजों का होता है सोशल मीडिया के बारे में, हर कोई अपनी लाइफ का ब्राइटर साइड दिखाता है, कोई भी बंदा ये थोड़ी दिखा रहा है कि वो पढ़ाई कर रहा है, वो बंदा वही दिखा रहा है कि वो बंदा ब्रेक में बाहर जा रहा है आउटिंग पे, या फिर उसने बाहर का खाया। आप उस समय अगर मान लो घर पे आपकी मम्मा ने गिलकी की सब्जी और रोटी बनाई है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप उस रात पढ़ाई नहीं करोगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बोला है तुमने कि हमें अपने आप को उस हिसाब से सोचना है, ढालना है जो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो यस चीजें तो मैम, बहुत मिल एग्जैक्टली। जाएंगी अपने आप को डिप्रेस करने के यस मैम, लिए। यस मैम, एग्जैक्टली। नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, तुमने एमएएमसी छोड़ के एम्स भोपाल क्यों लिया? ये सब जानना है। यार इसमें बेसिकली मतलब मैम सी गया था, तो वही है कि मतलब दादाजी, पापा, बड़े पापा, भाई सभी डॉक्टर्स हैं, मम्मा। तो जब गया था तो उधर पे मैं इवन 4 दिन रहा था, आपने कहा था कि एडमिशन लेके आया था, मैं 4 दिन रहा था उधर पे। और उन 4 दिनों में मेरे हिसाब से मैंने कम से कम 20-25 तो बना लिए थे दोस्त, मतलब उससे ज्यादा किसी के बनते भी नहीं है मेडिकल में। तो क्योंकि वो रैगिंग मैंने साथ में, मतलब ठीक है मेडिकल में आप उसे वो बोलते हैं कि आपका इंप्रूव हो रहा है, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, तो वो चीज रात में आप जब साथ में देते हो 4-4, 5-5 घंटा, तो आपकी बॉन्डिंग तो हो ही जाती है। बट फिर मैम उसके बाद एक दिन पापा से बात हो रही थी फोन पे, तो उन्होंने यही कहा कि यार तेरे को लग कैसा रहा है, क्योंकि दादाजी और पापा ने बात की होगी घर पे, तो यही हुआ कि अगर तेरे को आना है तो तू आ सकता है, क्योंकि मैम एमबीबीएस अकेले आज की डेट में वैसे भी उतना मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई सुपर स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन कर ही रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तू इस समय दादाजी दादी के साथ रहे, और एमबीबीएस क्योंकि तू एम्स से कर रहा है, मतलब ठीक है एम्स भी इज अ गुड कॉलेज, आपको एम्स में ही मतलब सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। और उसके बाद जब तू बाद में देखेंगे जो होगा आगे लाइफ में, मतलब ठीक है पीजी और उसके बाद कभी आगे पढ़ाई किया जो भी किया उस समय देखेंगे, बट अभी तेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो उसे छोड़ मत। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है तुम्हारा कि यू लेफ्ट एमएएमसी, यू केम टू भोपाल बिकॉज यू वांटेड टू बी इन योर होम टाउन। यस अपने मैम। मन की खुशी के लिए तुमने वो चीज छोड़ दी जो नॉर्मली सोशली बहुत ज्यादा द कॉलेज माना जाता है कि नहीं, एमएएमसी मिल रहा है तो कोई भी शायद छोड़ेगा नहीं उसको। मैम इसमें ये था कि मतलब मैं कॉलेज में जाके प्रोफेशनली तो ठीक है मैं एक्सेल कर जाता, और वो भी कितना, क्योंकि एम्स भी बहुत अच्छा कॉलेज है भोपाल, मैं प्रोफेशनली तो हो जाता, बट देन एट द कॉस्ट ऑफ वर्क। तो मैंने मतलब ये ठीक है कि अगर आप भोपाल में अपने होम टाउन में हो तो आप मतलब आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, और आप जो अपने पापा मम्मा से, दादाजी से सीखोगे, भाई से सीखोगे, वो चीज आप अकेले हॉस्टल में रह के शायद नहीं सीख पाओगे एमबीबीएस के लेवल पे। तो हमें ये चीज, इससे ये मैसेज मिलता है बाकी बच्चों को भी कि हमें अपनी दिल की भी सुननी आनी यस मैम, चाहिए। यस मैम। जरूरी नहीं है कि हम बाय द बुक जाएं कि सब अगर ऐसा कर रहे हैं तो वही करना हमारे लिए भी ठीक रहेगा। आपको मैम अपना तो बुक, हैप्पी। मैम बुक भी बोलो। किसी बंदे ने लिखी है, बुक भी किसी बंदे ने लिखी है, आप भी कोई बंदे हो सकता है आप किसी दिन कोई बुक लिख दो, तो हाँ, इसलिए एंड इट शुड बी किसी और की बेटर बात देन द फॉलो नहीं प्रीवियस। करना। यस, यस करेक्ट। एग्जैक्टली मैम, यस वेरी मैम। गुड। अच्छा, अब बाकी बच्चों के लिए बताओ कि एक सीरियस प्रेपरेशन फॉर मेडिकल एंट्रेंस कब से बिगिन करनी चाहिए बच्चों को? मैम सीरियस प्रिपरेशन आपको 11 में कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कोई भी बच्चा जो 10th तक, नो मैटर उसका क्या बेस है, उसका 10th तक वो स्टेट बोर्ड का है, सीबीएसई का है या आईसीएसई का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 में हर बंदा सेम लाइन पे होता है, स्टार्टिंग लाइन सबकी सेम होती है। और आप 11th 12th में सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, 11 में आपने पढ़ाई तो शुरू की नहीं है, तो आपके पास एक ही काम है, आप अपने मेंटर्स को सोच समझ के चुनो, आपको अगले 2 साल कहाँ बिताने हैं सोच समझ के चुनो। और एक बार आप अंदर उस कोचिंग में चले गए, उसके बाद आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि भाई उधर पे ये हो रहा है, इधर पे ये हो रहा है, आप जहां भी हो उधर पे सबसे अच्छा हो रहा है, आपको जो वो कह रहे हैं उतना करना है। अगर आप किसी दिन ये समझने लगो कि आपको उनसे ज्यादा आता है, तो फिर आप ये बात सोचो कि यार मेरे को उधर जाना है। अगर आपको नहीं आता तो आपको जितना आपके मेंटर्स बता रहे हैं, टीचर्स बता रहे हैं, उतना आंख बंद करके फॉलो करो, और जब भी आपको डाउट आए तो उनसे कंसल्ट करो। वेरी गुड। और ये जरूरी है क्या कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हर समय उनको एक जीतना है, हर समय अच्छा रिजल्ट आना चाहिए,
कुछ डाउन हो गया तो उनको बुरा लगना चाहिए? उसके लिए तुम क्या मैसेज दोगे कि क्या फेलियर, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, फेलियर भी क्या उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी सक्सेस इम्पोर्टेंट है? मैम अगर हर कोई जीतेगा तो हारेगा कौन? मतलब अगर हर कोई एक साथ जीतने लगा, हर किसी की फर्स्ट आने लगी तो लास्ट कौन आएगा? तो इसलिए आप अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो, पर जरूरी नहीं है कि आपकी हर बार आपको सक्सेस ही मिलेगी या फिर जो आपने सोचा है वही होगा। भाई आप क्रिकेट देखो, कोई भी स्पोर्ट देखो, इधर पे स्पोर्ट्स काम आता है। आप कुछ भी देखो, उधर पे सचिन तेंदुलकर हर मैच के पहले नेट्स में कितनी प्रैक्टिस करता था, विराट कोहली हर मैच के पहले कितनी प्रैक्टिस करता है, हर मैच में थोड़ी सेंचुरी आती है, कई बार डक पे भी। सही बात है। तो ये रियलाइज करना है कि फेलियर्स तो पार्ट है, लाइफलाइन जैसे अप एंड डाउन तो पार्ट है आपके जीने यस का। मैम, एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये भी आती है कि पेरेंट्स बच्चे को जज करते हैं जितने वो मार्क्स ला रहा है टेस्ट में, यस है ना? मैम, हर बार जब टेस्ट होता है जो मार्क्स आ रहे हैं उससे पेरेंट्स जज करते हैं बच्चों को। यस मैम, तो जो एग्जैक्टली मैम। नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं या अच्छे मेहनत बहुत कर रहे हैं, वो बेचारे अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं या व्हाट मैसेज शुड बी गिवन टू देयर पेरेंट्स? मैम एक्चुअली क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो एक ऑब्जेक्टिव वे होता है। मतलब जैसे हम लोग तो 11th 12th में बच्चे पढ़ाई करते हैं, बट देन हमारे मम्मी पापा को ये चीज कैसे पता चलेगी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो जो कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स आते हैं वो लोग उससे जज करते हैं। तो अब ऐसा कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा होता था कि मेरी रैंक कई बार फर्स्ट नहीं आई, सेकंड नहीं आई, थोड़ी सी नीचे हो गई। तो ये बात उनको भी लगती है कि भाई ये बंदा कमरे में रहता तो है पर ये पढ़ाई कर रहा है या फिर सो रहा है। ऐसे ही सबके मम्मी पापा को लगता है। और जिस बंदे के 300 मार्क्स आ रहे हैं, उस बंदे में ये रहता है कि अगर आपके 300 आ रहे हैं तो फिर आप ऊपर क्यों नहीं जा रहे, या आप इतना पढ़ाई करते हो उतने क्यों आ रहे हैं? तो उसमें मैं ये कहता हूँ मैम कि आप टेस्ट के मार्क्स एनालाइज करने से अच्छा ये देखो कि उस बंदे के पिछले में 300 थे और इसमें 310 है, तो इसका मतलब है उसने दो नए कंसेप्ट सीखे हैं। अगर उसने दो नए कंसेप्ट सीखे हैं और उसमें एक भी कंसेप्ट आपका नीट में आ गया, इसका मतलब आपके 720 में से 4 मार्क आपके बढ़ गए सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ऐसे आप कितने ही टेस्ट दोगे। और अगर मार्क्स, मतलब मार्क्स से अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी दिन उससे पूछो भाई तूने क्या पढ़ा बायो में, उसने कहा पापा मैंने ये टॉपिक पढ़ा है। आप बायो की एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी खोल के कोई भी रैंडम लाइन से उस चैप्टर के सवाल पूछ लो। अगर उस बंदे को वो चैप्टर का सवाल नहीं आता, इसका मतलब उसके कंसेप्ट वीक है, फिर आप उसे सुनाओ, सुनाना बहुत जरूरी है। पर अगर उसे आ रहा है, अगर उसे आ रहा है तो फिर आप उसे कहो कि हाँ भाई ठीक है, अब मैं तेरे से 2 दिन बाद इस चैप्टर का पूछूंगा या तू बता दे किसका क्या करना है, तो अपन वैसे साथ में करेंगे। अगर आपको कुछ करना है तो मार्क्स से जज करने से अच्छा उसको उसके साथ में प्रिपेयर करो, दोनों को फायदा होगा। वेरी गुड, ये सही बात है कि बच्चों को पूरा बस एक बार जब टेस्ट होता है तब एट द एंड पूरे मार्क्स मत देखो। छोटे छोटे मार्क्स भी बच्चा अगर बढ़ा यस रहा है, मैम, इवन टू यस मार्क्स मैम, 4 मार्क्स भी हर टेस्ट यस में मैम, बढ़ेंगे तो उसका एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाएगा बाय द यस एंड। मैम। तो मैम मैं यही कहता हूँ अगर मार्क्स नहीं भी बढ़ रहे तो अगर उसके नेगेटिव्स भी कम हो रहे हैं, अगर उस बंदे ने यही सीख लिया कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन लीव करना है और कौन से में मेरे को खेलना है, अगर उसके नेगेटिव्स भी कम हो रहे हैं तो वो भी अचीवमेंट है। क्योंकि आप नीट के पेपर में, फाइनल पेपर में क्वेश्चन लीव करने के लिए आपको एक जिगरा चाहिए होता है, मतलब वो जो अपन कहते हैं हर किसी से क्वेश्चन छोड़ते नहीं बनता। वेरी गुड। 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज अनुज? मैम 11th 12th के बच्चों के लिए यही है कि आप अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखो। कभी भी ये मत सोचो कि भाई मैं डीएम न्यूरोलॉजी या डीएम कार्डियोलॉजी या न्यूरो सर्जन बनूंगा, क्योंकि वो आप 12 साल बाद की बात कर रहे हो। आपको ये चीज करना है कि भाई मेरी कोचिंग में अगले संडे को टेस्ट है, तो उस अगले संडे के टेस्ट में मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं। या तो मैं कहता हूँ कि आप मार्क्स भी मत सोचो, आप ये सोचो कि मेरे को उस समय तक अपने कंसेप्ट उस चैप्टर्स के सारे क्लियर करने हैं। और अगर क्लियर नहीं हो रहे तो आपको ये चीज पता चल गई ना कि आपके अपनी फैकल्टी से कहाँ पे आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। तो बेसिकली जो टेस्ट होता है वो आपके जो पोर्शंस होते हैं, जो वीक पोर्शंस होते हैं, वो एक्सपोज करता है। तो दैट इज द मेन यूटिलिटी ऑफ द टेस्ट विच यू आर गिविंग। बहुत बढ़िया लगा अनुज बात करके तुमसे, एंड जी आई एम मैम। श्योर दिस सेशन विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द एस्पिरेंट्स। अब चलते चलते एक बात ये बता दो, तुम्हारे इस लुक के पीछे कोई राज है या जस्ट ऐसे ही कुछ ट्राई कर रहे हो? मैम मतलब जब से लॉकडाउन लगा है, मतलब ठीक है अब लॉकडाउन तो खत्म हो गया बट अगेन घर पे ही रहना है सबको। तो मैं उसमें, मतलब मैंने जितने अभी तक हुए हैं तो सब में मैंने एक अलग अलग लुक अपना ट्राई किया है। तो मतलब जैसे किसी में मैंने बियर्ड बहुत बढ़ा ली थी, किसी में क्लीन शेव हो गया था, किसी में सिर्फ फ्रेंच रखी थी। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं ऊपर का शेव करूंगा, बट देन उतने में मेरे को इसका पता चला, तो वो लोग तो मैं एक्सपोज नहीं कर सकता।
चलो बहुत बढ़िया अनुज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू मैम, बहुत प्लीज मजा ऑल आया बात करके and it will be very very useful for other children. बहुत ज्यादा फायदा होगा. So I hope children it will be very very useful for you to hear what Anuj has said. He has given some really very good tips. उसको आप follow करिए. In case there is anything else you want to ask, put it in the comment box and we will answer those questions for you. Bye. All the best, थैंक Anuj. यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू.